चलिए ठीक है। इससे पहले आपको इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पढ़ाया जा चुका है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, ये चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है, इस चैप्टर में कौन कौन से कंटेंट हैं। तो जैसे फिजिक्स में आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, उसी तरह से रिलेटेड एक टॉपिक है केमिस्ट्री में, जिसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। अब केमिस्ट्री में ये टॉपिक रिलेटेड है तो ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन का पार्टिसिपेशन है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से डेवलप होती है, या इलेक्ट्रॉन की फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इस वजह से इस इलेक्ट्रो और उसके बाद जो केमिस्ट्री का इसमें रोल है, जो केमिकल रिएक्शन का उससे रोल है, उसकी वजह से केमिस्ट्री लगाया गया है। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन फर्स्ट पार्ट में दिया गया था, फिर उसके बाद आप लोगों को जो मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में बताया गया था। और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर के बारे में आप जानते ही हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर आपके लिए नया टर्म है। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, और किस तरह से कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जैसे इसमें बताया गया था इससे सेकंड पार्ट में, कि रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के को ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को ही इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं किसी जगह पे हो रहा है तो वहाँ पे हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। तो कैसे रिडॉक्स रिएक्शन, उसके लिए रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से हम इसे समझते हैं, और जितने भी इस तरह के रिएक्शन होते हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट बताया गया था, और उसके बाद लास्ट टॉपिक में ये कहा गया था कि उसके बाद कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किसी इलेक्ट्रोलाइट की अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे कोई आपके पास कंडक्टर है, ये तो आप समझ गए कंडक्टर किसे कहते हैं, जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सके, तो उसे कंडक्टर कहा जाता है। और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन के कंडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। मतलब आपने कोई सोल्यूशन बनाया, मान लीजिए आपने सॉल्ट का सोल्यूशन बनाया। अब ये तो आपको मालूम है कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, क्योंकि उसके अंदर जो आयन है Na+ और Cl- वो फ्री है, मूव कर सकते हैं। और जब आप इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास कराएंगे, या मान लीजिए आप 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, जैसे हम एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं कि जैसे कि आप यहाँ पे एक कोई कंटेनर लेते हैं, उसमें आप 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, किसी भी चीज़ के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। मान लीजिए आपने जिंक के इलेक्ट्रोड दोनों यूज़ किए हैं, जिंक मेटल होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकता है। तो यहाँ पे आप जिंक के 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं ये, और यहाँ पे मान लीजिए इसे आपने पॉजिटिव ले लिया, इसे आपने निगेटिव ले लिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन किस चीज़ का है, वो आपका किसी इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होगा। मान लीजिए NaCl का सोल्यूशन है। तो यहाँ पे जब इसको पानी के अंदर डाला गया होगा, और पानी के डालने के अंदर बाद ये डिसोसिएट हो गया होगा, या आयोनाइज हो गया होगा, और आयोनाइज होने के बाद ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो गया होगा, ठीक है, हाइड्रेटेड फॉर्म में आ गया होगा, और ये एक दूसरे से दूर हो जाता है, तो ये Na+ और Cl- एक्वस के फॉर्म में हो गया होगा। अब ये फ्री है किसी भी इन्फ्लुएंस में मूव करने के लिए। अब इसको इन्फ्लुएंस कौन करता है, तो यहाँ पे आप पोटेंशियल जो लगा दे रहे हैं। अब ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से ये जो आयंस का मूवमेंट होना चालू हो गया। तो ये यहाँ से तो आपने सर्किट कंप्लीट की है, यहाँ पे आपने बैटरी लगाई होगी, तो इस वजह से ये निगेटिव हुआ होगा, ये पॉजिटिव हुआ होगा। मतलब बैटरी का जो निगेटिव एंड होगा वो उसे आप इससे जुड़े होंगे, और जो पॉजिटिव एंड हुआ होगा उसे आप इससे जुड़े होंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये हाफ सर्किट ही कंप्लीट हो रही है, मतलब ऊपर सर्किट कंप्लीट हो रही है। अब नीचे देखिए ये सोल्यूशन है, और ये सोल्यूशन में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगी, मतलब आयन का मूवमेंट करने लगा, जिस चीज़ का ये लिक्विड बना है, ये लिक्विड का मूवमेंट होने लगा, तो ये मूवमेंट जब होने लगेगा तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे भी आयन प्रोड्यूस जा रहे हैं, और यहाँ पे भी आयन जा रहे हैं, तो इस वजह से मान लीजिए इस तरीके से कुछ सर्किट कंप्लीट हो जाएगी, और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको बताया गया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऐसे कौन से फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन आपने यूज़ किया है, इलेक्ट्रोड लगाए हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी बढ़ सकती है या घट सकती है। तो ऐसे फैक्टर कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी को। चलिए ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब किस तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपने पहले ही पढ़ा था, जैसे हमने अल्फा बताया था कि अल्फा लगभग उसका नियरली इक्वल टू 1 होता है। तो मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल लिए हैं NaCl के।
तो ये आपको 100 मॉलिक्यूल देगा, 100 आयन देगा Na+ और 100 ही आयन देगा Cl- के। मतलब टोटल नंबर ऑफ आयन तो ज़्यादा है मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में, या मगर यहाँ पे आपके आयन की संख्या ज़्यादा हो गई है। और ये दोनों Na+ और Cl-, ये Na+ और Cl- की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, क्योंकि ये लोग फ्री हैं, ये फ्री नहीं था, मगर ये लोग फ्री है और इनके फ्री मूवमेंट की वजह से आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाता है और उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उस तरह के सोल्यूशन की वैसे ही आपकी ज़्यादा होगी। और वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो वो, जैसे मान लीजिए आपने कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया, जैसे मान लेते हैं NH4OH, तो ये NH4OH यूज़ किया तो ये यहाँ पे NH4+ और OH- में कब ब्रेक होगा। मान लीजिए इसके आपने 100 मॉलिक्यूल लिए, तो यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाले आयन हैं तो वो मान लीजिए ये 10 है और ये भी 10 ही प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। मतलब जितना ये प्रोड्यूस होगा बाय डिफ़ॉल्ट उतना ही ये भी प्रोड्यूस होगा, क्योंकि ये इसी से प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो इसको भी प्रोड्यूस करेगा। तो मान लीजिए 10 ही प्रोड्यूस हुआ और बाकी ये इसी फॉर्म में 99 जो 90 हैं वो 90 इसी फॉर्म में रह गए, तो ये 10 ही में डिसोसिएट हुआ। तो और जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो इस मॉलिक्यूल की वजह से नहीं होती, इन आयंस की वजह से होती है। तो इसमें जो नंबर ऑफ आयन प्रोड्यूस हुए वो कम प्रोड्यूस हुए, और नंबर ऑफ आयन कम प्रोड्यूस हुए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी आपकी कम होगी। चलिए ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसके बाद दूसरा फैक्टर जो होता है कि आप नेचर ऑफ सॉल्वेंट, तो इलेक्ट्रोलाइट को आप किसी न किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तभी वो सोल्यूशन बनेगा। अगर आपको पहले ही बताया गया था कि इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, मगर इन एक्वस स्टेट या मॉल्टन स्टेट, ठीक है। तो हर वक्त हम हर चीज़ को मेल्ट नहीं कर सकते। जैसे कि आप नमक जानते हैं, NaCl जानते हैं, तो ये मेल्ट नहीं होता, लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस पे आपको ले जाना पड़ता है तो ये मेल्ट होता है। और ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही वेपोराइज हो जाते हैं, और जिस चीज़ को आप कौन सा प्रोसेस कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो मेल्ट नहीं करते, उससे पहले ही सब्लिमाइज कर जाते हैं। तो जब वो सब्लिमाइज कर जाएंगे तो हमारा कोई प्रोसेस काम में आएगा नहीं, हम उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि सब्लिमाइज करने के बाद वो एयर में चले जाएंगे और वो कोई आयन का मूवमेंट होगा नहीं। एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि इनका सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन बनाने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती है, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। तो जो सोल्यूट है वो तो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और सॉल्वेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेते हैं। अब सॉल्वेंट आप वही लेंगे जो इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व कर सके। तो इस इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर में सॉल्वेंट में नहीं डिसॉल्व होते। क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो सबके सब आपके क्या होते हैं, आयनिक होते हैं, सबके पास चार्ज होता है। तो वो उसी तरह की चीज़ में डिसॉल्व होंगे जिसके पास चार्ज होता हो। तो पोलर मतलब उसके पास दो तरह के पोल होंगे, एक पॉजिटिव पोल होगा, एक नेगेटिव पोल होगा, तो उसके पास चार्ज का सेपरेशन होगा, और ऐसे सॉल्वेंट को पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। जिनमें चार्ज का सेपरेशन हो, जिसके पास पोल क्रिएट हो, तो उनको पोलर सॉल्वेंट कहा जाता है। 11th में आपने डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, ठीक है। तो ये पोलर सॉल्वेंट में अगर आप इलेक्ट्रोलाइट को डालते हैं तो वो आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। तो जैसे आपका HCl है, HCl आपका पोलर सॉल्वेंट है, उसी तरह से H2 है, वो भी एक पोलर सॉल्वेंट है, जिसका डायपोल मूवमेंट अगर आपको याद ना हो तो 1.84 डिबाई होता है। तो अच्छा खासा इसका पास डायपोल मूवमेंट है। और वैसे भी दूसरी चीज़ होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो इसके पास सबसे ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, लगभग 80 के बराबर इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये आप कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे तो उसे ये डिसोसिएट कर देगा, आयोनाइज कर देगा, या उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर देगा। और यही हम चाहते हैं कि अब वो आयन हमारे फ्री हो जाए ताकि वो हमारे किसी काम के आ सके, मूवमेंट हो सके। अब वही आपने मान लीजिए आपने नमक लिया और नमक को CCl4 में डाल दिया, फिनाइल में डाल दिया। जैसे आपके घर में फिनाइल होता है, तो फिनाइल में अगर आप CCl4 में नमक को डाल देते हैं तो आप देखिएगा कि वो डिसॉल्व नहीं होगा। उसी तरह से आप पेट्रोल ले लीजिए, पेट्रोल के अंदर नमक को डालिए तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। नमक एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, मगर वो जो सॉल्वेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो नॉन पोलर है और वो उसे डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। जब वो डिसॉल्व नहीं होगा तो वो आयन में नहीं कन्वर्ट होगा, ब्रेक नहीं होगा, जिस फॉर्म में था वो उसी फॉर्म में रह जाएगा, तो हमारे किसी काम का नहीं है। तो हमारा जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। जैसे कि 2 पोलर सॉल्वेंट लिखे हैं, वैसे बहुत सारे पोलर सॉल्वेंट होते हैं।
चलिए ठीक है। तो पहला तो था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये तो बहुत आसान सा है कि स्ट्रॉन्ग होगा तो ऑटोमेटिक उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, वीक होगा तो उसकी कम होगी। दूसरा है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट अगर आप पोलर यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा डिजॉल्व होगा, और नॉन पोलर यूज़ करेंगे तो वो नहीं डिजॉल्व होगा या बहुत कम डिजॉल्व होगा, थोड़ा बहुत डिजॉल्वेशन हो जाए किसी प्रोसेस से, ठीक है। फिर तीसरा है आपका साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। तो साइज ऑफ द आयन प्रोड्यूस, तो यहाँ पे आपको ये मालूम है कि यहाँ पे भी जैसे आपने ये NaCl को पानी में डाला तो Na प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस हो गया, NH4OH को पानी में डाला तो NH4 प्लस और OH माइनस आयन प्रोड्यूस हो गया। तो ये जो इन आयन है इनकी साइज भी बहुत मैटर करती है, कितनी ज़्यादा साइज। और दूसरा लिखा है सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी चीज़ को पानी में डालते हैं और वो पानी से रिएक्ट करके कितना ज़्यादा रिएक्ट करती है, उसी चीज़ को सॉल्वेशन कहा जाता है। अगर कोई चीज़ पानी से बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, हाइड्रेट ज़्यादा होती है, तो उसको सॉल्वेशन ज़्यादा कहा जाता है, सॉल्वेशन एनर्जी भी रिलीज होती है। और अगर वो हाइड्रेट कम करती है, पानी से ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, तो उसे कम सॉल्वेटेड कहा जाता है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे शायद आपने 10th में भी इस कॉन्सेप्ट को देखा होगा कि जैसे आपने Na+ मतलब पानी में डाला तो ये Na+ में कन्वर्ट हो गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट प्लस है तो इसलिए ये वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा, वाटर पानी के अंदर ही डाला है तो वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड होगा। तो पानी जो आपका ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है कुछ इस तरह से दिखा दीजिए। तो ये आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। अब वो आप लोगों ने जब वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी तो उसके हिसाब से आपको मालूम था कि इसका शेप क्या होता है, या हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी इसका शेप क्या होता है, वी शेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वी शेप है और ये इस तरीके का दिखा दिया है हमने। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा साइड होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा क्या होता है क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो किसी कोवलेंट बॉन्ड में चार्ज अपने पास ज़्यादा रखता है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रखता है। तो जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रखेगा उसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को कम अपने पास रखेगा या जिससे इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर चला जाएगा उसके ऊपर पॉजिटिव चला जाएगा। तो ये एक तरह का पोलर कंपाउंड है, ठीक है। अब ये पोलर कंपाउंड NaCl को इसी तरह से चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, ठीक है। इसी चीज़ को डिग्री ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा इसको सराउंड करेगा, तो पहले तो NaCl का साइज थोड़ा सा इतना था, मगर अब जब इससे सराउंड हो गया तो इसकी साइज क्या होती चली जा रही है, बड़ी होती चली जा रही है। अब ये आज तक कोई नहीं बता सकता कि कितना ये मॉलिक्यूल इससे जुड़ेंगे, कितने H2O के मॉलिक्यूल इससे जुड़ेंगे। हाँ, एक अप्रॉक्सीमेट रहता है कि इतने मॉलिक्यूल जुड़ गए, इतने मॉलिक्यूल जुड़ गए, मतलब एग्जैक्ट आपको नहीं पता लग सकता, क्योंकि ये जो ये उसके ऊपर प्लस चार्ज है ये बहुत सारे OH मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता रहेगा। अब ये कितने मॉलिक्यूल इसके आसपास हैं वो डिपेंड करेगा कि NaCl का कंसंट्रेशन कितना है। तो अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल सराउंड नहीं कर पाएंगे, कंसंट्रेशन कम होगा तो ज़्यादा मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे। मतलब अगर आप किसी डाइल्यूट सोल्यूशन में मतलब NaCl लीजिए और उसमें काफ़ी सारा पानी डाल दीजिए तो वो ज़्यादा हाइड्रेट हो जाएगा, और काफ़ी कम पानी डालिए तो वो कम हाइड्रेट होगा। जैसे चूना है, चूने को अगर थोड़े से पानी में डालिए तो वो कम हाइड्रेट होगा, और अगर आप ज़्यादा पानी में डालिए तो ज़्यादा हाइड्रेट होगा। यही कॉन्सेप्ट है। तो साइज, अब देखिए साइज बड़ी होने से कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम होती चली जा रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी साइज, जैसे ये साइज जो है ये बड़ी होती चली जा रही है, तो ये आपका सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है। और जब जैसे ये छोटी साइज है, छोटी साइज मतलब इसके ऊपर भी 1 यूनिट का प्लस चार्ज है और इसके ऊपर भी 1 यूनिट का प्लस चार्ज है। अब ये छोटी साइज है तो ये यहाँ पे मान लीजिए निगेटिव इलेक्ट्रोड कहीं से लगा है तो ये आसानी से मूव कर जाएंगे सोल्यूशन में, मतलब ये इधर से इधर जाने में बीच में किसी से ज़्यादा टकराएंगे नहीं, क्योंकि इनकी साइज छोटी है। और मान लीजिए इनकी साइज काफ़ी बड़ी होती, अब ये हाइड्रेटेड हो गया, काफ़ी बड़ी साइज हो गई, और दूसरे वाले मॉलिक्यूल की भी बड़ी हो जाएगी, तीसरे वाले मॉलिक्यूल की भी बड़ी हो जाएगी। तो जब ये एक जगह से दूसरी जगह, मतलब यहाँ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अट्रैक्शन की वजह से जब एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहेंगे तो ये आपस में एक दूसरे से टकराएंगे, और टकराने की वजह से रिपल्शन होगा, और जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। मतलब वो उतने आसानी से मूव नहीं कर पाएगा, और मूव नहीं कर पाएगा तो कंडक्टिविटी पे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा बड़ी साइज होगी उतना ज़्यादा आपकी कंडक्टिविटी कम होगी। जैसे आप इसमें देख लीजिए फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो जैसे लिथियम क्लोराइड है और मान लीजिए आपका पोटेशियम क्लोराइड है, तो एक ही ग्रुप के हैं ये लोग। लिथियम क्लोराइड इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, इसका 19 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसकी बाय डिफॉल्ट साइज ज़्यादा बड़ी होगी, इसकी साइज छोटी होगी। ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ती है। तो यहाँ पे लिथियम क्लोराइड की जो आपकी कंडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी और पोटेशियम क्लोराइड की कंडक्टिविटी कम होगी। ये क्लोरीन देखिए सेम ही है,
तो बाकी जो फैक्टर इनकी कंडक्टिविटी को डिपेंड करता होगा वो लिथियम है और पोटेशियम है, दोनों ही फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, सबके पास एक ही इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो ये जब फ्री करेगा एक इलेक्ट्रॉन तो Li+ बनाएगा जिसकी साइज छोटी होगी, और ये जो फ्री करेगा तो K+ बनाएगा इसकी साइज बड़ी होगी। और जब ये हाइड्रेट होगा तो ये और बड़ा हो जाएगा, और ये हाइड्रेट होगा तो उतना बड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, इसकी कंडक्टिविटी कम। इसे आप कहीं से भी किताब में ढूंढ लीजिएगा कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है, तो आपको जिसकी साइज छोटी होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। कभी इस तरह का केस आ जाए आपके पास, जैसे IIT JEE में इस तरह के क्वेश्चन पूछ ले जाए कि आपके पास ये 4-5 इलेक्ट्रोलाइट हैं, अब उसमें लगभग आपको इलेक्ट्रोलाइट सेम ही तरह के दिख रहे हो, सारे के सारे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो। जैसे आपके पास NH4OH और BOH, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास किसकी कंडक्टिविटी, ये दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये ज़्यादा आयोनाइज नहीं करते। तो अगर इसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि किसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे जो आपका Na+ NH4+, तो ये NH4+ में टूटेगा, NH4+ में टूटेगा, और ये B+ और OH- में टूटेगा। ठीक है, तो इसमें आपको इसकी साइज बड़ी है कि इसकी साइज बड़ी है, इससे आपको पता है, क्योंकि OH तो दोनों में कॉमन है, तो जिसकी साइज बड़ी होगी वो आपकी कंडक्टिविटी कम दिखाएगा, और जिसकी साइज छोटी होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इस केस में आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये जो बोरान है, ये बोरान की साइज छोटी होगी और NH4+ की साइज बड़ी होगी। ठीक है, वैसे भी ये कंपाउंड आयन है तो इसकी साइज थोड़ा बड़ी ही होगी, और ये कंपाउंड आयन नहीं है, ये सिंगल आयन है तो इसकी साइज थोड़ा छोटी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर आपको सेम मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक ही तरह के पोलर, जैसे इन दोनों के लिए सॉल्वेंट भी आपको बता दिया जाए कि इन दोनों के लिए सॉल्वेंट H2O ही है, तो सेम सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है, मतलब पोलर सॉल्वेंट यूज़ किया जा रहा है, दोनों के दोनों वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसमें अगर आपको कंपेयर करना है कि विच हैज़ मोर कंडक्टिविटी, तो द compound which has smaller size of ion has more conductivity, because the ions can move easier if their size is small, and if their size is large then it is difficult to move within the solution because of the mutual resistance या mutual collision। चलिए ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और ये हायर कंपटीशन में पूछे जा सकते हैं, छोटे कंपटीशन में इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते, मतलब नहीं पूछे जाते, बाय डिफ़ॉल्ट पूछ लिया जाए, कॉन्सेप्ट तो है ही इसमें। तो उसके बाद लिखा है तीसरा है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, कंसंट्रेशन का मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं कि कंसंट्रेशन क्लास 11th में भी पढ़ाया गया था कि आप कंसंट्रेशन परसेंटेज में बता सकते हैं, वॉल्यूम में भी बता सकते हैं, पार्ट पर मिलियन में भी बता सकते हैं, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, बहुत तरह से कंसंट्रेशन आप बता सकते हैं। तो जैसे कि इसमें बताया गया है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम आपको बताते हैं यहाँ पे फिगर बना के थोड़ी सी, तो जैसे आपके पास ये कोई सोल्यूशन है, ठीक है, पानी है, और पानी के अंदर आप मान लीजिए NH4Cl ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो NH4Cl को आप डाल देते हैं 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, और इसमें आपने NH4Cl डाला 1 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंसंट्रेशन NH4Cl का कम है। ठीक है, तो जब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपको मालूम है कि ये पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाता है, और इसमें पानी भी ज़्यादा है, तो पानी ज़्यादा है तो ये डिसोसिएशन करने में उसकी हेल्प करेगा। जैसे आपको किसी चीज़ को डिज़ोल्व करना है तो जितना ज़्यादा पानी होगा, जैसे चीनी को ही आपको डिज़ोल्व करना है, तो चीनी में आपको डिज़ोल्व करने के लिए जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाएगी, पानी कम होगा तो थोड़ा सा कम डिज़ोल्व होगी। हाँ ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पे आपके पास पानी अगर ज़्यादा होगा या सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, कम, और कंसंट्रेशन कम होगा तो वो ज़्यादा आसानी से डिज़ोल्व करेगा, तो अगर आपका कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो डिज़ोल्व कम होगा, और कंसंट्रेशन कम है तो वो डिज़ोल्व ज़्यादा होगा। तो अगर आपका कंसंट्रेशन कम है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, और कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। अब इसमें आप ये कह सकते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको मालूम है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाता है, तो भाई इसमें कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, जब वो पूरा डिसोसिएट कर जाता है तो उसमें कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी ज़्यादा ही होनी चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा है आपके पास, यहाँ पे आपका ये है, तो अगर इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा
तो आपको मालूम है कि यहाँ पे NH4 प्लस और Cl माइनस प्रोड्यूस होगा। हाँ ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये जल्दी डिसोसिएट कर जाएगा। ये सारे के सारे, मान लीजिए अगर इसके 100 मॉलिक्यूल हैं तो इसके भी लगभग 100 मॉलिक्यूल या 100 आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, ये आयन प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर ये इसका वॉल्यूम बहुत कम है, मान लीजिए केवल 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो ये 100 सेंटीमीटर क्यूब की ही जगह में है। अब 100 सेंटीमीटर क्यूब की जगह में है और ये दोनों एक दूसरे से कौन से फोर्स से अट्रैक्टेड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से अट्रैक्टेड है। तो अगर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन या इंटर आयनिक अट्रैक्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दीजिए, इंटर आयनिक अट्रैक्शन, तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से एक दूसरे से दूर होने के मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहेंगे, ये एक अट्रैक्शन लगेगा। हाँ, पानी ने इसे डिजॉल्व करने का काम किया है, आयन में कन्वर्ट करने का काम किया है, एक दूसरे से दूर करने का काम किया है, मगर ये चार्ज इनको फिर से, अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो इस जगह कम होगी और जगह कम होगी तो ये चार्ज इनको फिर से अट्रैक्ट करने लगेगा। तो अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को भी ज़्यादा डाइल्यूट करते हैं तो वो ज़्यादा डिसोसिएट करेगा, या ज़्यादा डिसोसिएट तो वो लगभग उतना ही करेगा, मगर उसमें जो डिसोसिएशन है उसका जो फर्क पड़ता है ओवरऑल, मतलब कंडक्टिविटी के थ्रू, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा। हाँ, डिसोसिएट तो कम कंसंट्रेशन हायर रहेगा या कम रहेगा तो भी डिसोसिएट करेगा, मगर कंडक्टिविटी, हाँ, अगर आप डाइल्यूट कर देंगे तो कंडक्टिविटी जरूर इंक्रीज कर जाएगी। अब दूसरा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ क्या होता है? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में आप जानते हैं कि वो डिसोसिएट कम करता है। ठीक है, तो जैसे आपके पास यही है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसके 100 मॉलिक्यूल हैं। इसे अगर आप पानी में डालते हैं, मान लीजिए आप 100 ग्राम पानी में डालते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 10 डिसोसिएट करता था, ठीक है, 10 Na प्लस NH4 प्लस और 10 Cl माइनस आपको देता था। ठीक है, तो ये अब इसे अगर आप इस 100 ग्राम पानी में डाले हैं तो इतना देता है। अगर आप इसे मान लीजिए 1000 ग्राम या 1000 ग्राम तो सही नहीं है, ये वॉल्यूम है तो इस वजह से सेंटीमीटर क्यूब में ही लीजिए या मीटर क्यूब में लीजिए। ठीक है, ये मास में नहीं लिया जाता, इसे मास में लेना गलत रहेगा। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप ग्राम ले लीजिए, किलोग्राम ले लीजिए, वो सब फर्क नहीं पड़ता, पर वॉल्यूम को ज़्यादातर आप मास में ही लिया कि वो वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में ही लिया कीजिए, लेंथ की यूनिट में लिया कीजिए। ठीक है, तो इसमें आपने सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में लिया है, ग्राम हटा दीजिए। तो अब आपने ये जो है वॉल्यूम बढ़ा दिया और इलेक्ट्रोलाइट तो वही है 100 ग्राम ही। तो अब ये जो पानी से ज़्यादा बार कांटेक्ट में आएंगे तो ये थोड़ा और डिसोसिएट कर जाएंगे। तो अब जैसे आपने पढ़ा था कि ये 10-10 होते थे, तो अब ये हो सकता है कि ये 20 NH4 प्लस और 20 Cl माइनस, क्योंकि इनको हाइड्रेट होने के और मौके मिल रहे हैं, और ज़्यादा हाइड्रेट होने के मौके मिल रहे हैं, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करने लग जाता है। अब ये नहीं कि ये एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा डिसॉल्व कर देंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर देंगे, ये भी अभी टर्म आएगा आपका, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो ये नहीं कि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। हाँ, मगर जितनी भी इसकी कंडक्टिविटी होती थी एट लोअर कंसंट्रेशन वो इंक्रीज कर जाएगी, वो हायर कंसंट्रेशन उतनी लोअर कंसंट्रेशन पे इंक्रीज कर जाएगी। मतलब ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह लगभग वर्क करने लगेगा। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह लोअर कंसंट्रेशन पे वर्क हायर कंसंट्रेशन पे करता ही है, और लोअर कंसंट्रेशन पे थोड़ा सा और अच्छी तरह से वर्क करने लग जाता है, या उसकी कंडक्टिविटी थोड़ा सा इंक्रीज कर जाती है। और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो वही रहेगा, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी है वो आयनाइज करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट फैक्टर लिखा हुआ है वो है टेम्परेचर। तो यहाँ पे आपको ये तो लिखा हुआ है कंडक्टेंस होता है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, तो कंडक्टेंस इंक्रीज विद डाइल्यूशन और डिक्रीज विद कंसंट्रेशन। तो मतलब अगर आप कंसंट्रेट करेंगे तो कंडक्टेंस डिक्रीज करेगा, डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस इंक्रीज करेगा। फिर लास्ट टर्म है टेम्परेचर लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि मेटालिक कंडक्टर में जैसे जैसे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाती है तो उसमें कूलेंट भी यूज़ किए जाते हैं उसे ठंडा करने के लिए। ट्रांसफार्मर में भी आपके पंखे लगे रहते हैं, ये क्या कहते हैं हम, जो आपके लैपटॉप रहते हैं या डेस्कटॉप रहते हैं, इसमें भी पंखे लगे रहते हैं, तो वो थोड़ा सा ठंडा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी कॉन्टीन्यूसली किसी मेटल से फ्लो हो रही है तो उसमें जो रेजिस्टेंस की वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट डेवलप होती चली जाती है, या हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप समझ लीजिए। तो I² RT, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये I² R
टी, तो ये रेजिस्टेंस आपका जो भी है, जितनी देर करंट फ्लो करेगी, तो करंट तो भैया आपकी वही ही है, रेजिस्टेंस भी वही रहेगा, मगर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, टाइम तो आपके ऊपर है ना, I²RT, तो टाइम जैसे जैसे गुजरेगा वैसे वैसे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगी, और ये जो हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होने की वजह से मेटालिक कंडक्टेंस डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि जो आपके मॉलिक्यूल्स या जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं उनकी जो अरेंजमेंट है उसमें थोड़ा बहुत अंतर आने लग जाता है, और अंतर आने या वो ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाते हैं, तो वो जो स्ट्रेट लाइन में फ्लो कर रहे थे वो अब स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा कम फ्लो करते हैं, वो इधर उधर वाइब्रेट ज़्यादा करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थोड़ा सा कम हो जाती है। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने लग जाती है? तो सिंपल सी बात है कि आप जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे आपने NaCl है आपके पास, NaCl, इसे पानी में डाला, और पानी में क्यों डाला कि ताकि ये Na+ और Cl- एक दूसरे से दूर हो जाए, इसीलिए आपने पानी में डाला है। तो अब जब आप हीट ज़्यादा देंगे तो इन लोगों के पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, और एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो ये खुद से भी एक दूसरे से क्या करने की कोशिश करेंगे, दूर जाने की कोशिश करेंगे, और वही आपका टारगेट था कि ये एक दूसरे से थोड़ा सा दूर हो जाए, ताकि हम जब इलेक्ट्रिसिटी इनको मतलब कोई बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लाए तो इनका मूवमेंट आसानी से पॉसिबल हो जाए। तो ये कुछ फैक्टर थे जिसके ऊपर किसी क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन की कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं कि कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंसंट्रेशन पे कंडक्टिविटी कैसे डिपेंड करती है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो आपको बताया गया था कि साइज ऑफ द आयन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट ये जनरल सा है, और ये स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत ही जनरल है, ये लगभग सबको मालूम है कि अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो भाई स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी होगी, और वीक होगा तो आपकी कम कंडक्टिविटी होगी।